ये लो परफ्यूम पूरे 100 रुपए का, और ये घड़ी सिर्फ 500। आ जाओ सब, लूट का माल है। वो यूनी में इस वक्त अपने कजन की महंगी तरीन चीजें कौड़ियों के दाम बेच रही थी। किस किस को बेच के आई हो? वो पकड़ी गई। जानती हो वो परफ्यूम 20,000 का था और घड़ी 2 लाख की, और तुम? उफ उफ, इतनी महंगी घड़ी, क्या जरूरत है फजूल खर्ची की? ये देखें, $1 शॉप से ली है, पूरे 200 की। वही टाइम बताती है, इंतहाई सस्ता। लहंगे पहने शादी की सेज सजाए बैठी वो रो रही थी। अब आंसू क्यों निकल रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है, शादी का जोड़ा महंगा हो या सस्ता, उतारना ही होता है ना। वो इतना कहता इसकी कमर में हाथ डालता पीछे गिरा गया। मुझे चुभ रहा है, अभी निकाल देता हूँ। वो इसका ब्लाउज। यूनिवर्सिटी के वसीओरीज और पुरौनक कैफेटेरिया में आज सुबह से ही एक अजीब सा मेला लगा हुआ था, जहां तलबा का एक बड़ा हजूम एक मेज के गिर्द इकट्ठा था और वहां से ऊंचे कहकों और हंगामे की आवाजें आ रही थीं। आयजा, जो हल्के नीले रंग के बिल्कुल सादा से सूट पर दुपट्टा लपेटे अपनी बड़ी बड़ी शरारती आंखों में चमक लिए मेज के पीछे खड़ी थी, किसी पुराने बाजार के दुकानदार की तरह दोनों हाथ हवा में लहराकर ग्राहकों को आवाज दे रही थी। आ जाओ भाई, आ जाओ, लूट का माल है, कौड़ियों के दाम। ये लो परफ्यूम पूरे 100 रुपए का, ब्रांडेड है, खुशबू सूंघोगे तो मत होश हो जाओगे। और ये घड़ी सिर्फ 500 रुपये में। जल्दी करो, सेल लगी है, स्टॉक महदूद है। इसकी इस चुलबुली और उल्टी हरकत पर यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां पैसे फेंक फेंक कर वो चीजें खरीद रहे थे। आयजा दिल ही दिल में इतनी खुश हो रही थी कि आज जिसने अपने इस मगरूर कलफ लगे कपड़े पहनने वाले और खानदानी नवाब कजन हारिस दुरानी को अच्छा सबक सिखाया था, जो रोज रात को अपनी इन महंगी चीजों को साफ करके अलमारी में सजाता था और आयजा की सस्ती आदात का मजाक उड़ाता था। आयजा ने सुबह ही हारिस के कमरे से ये सारी चीजें गायब की थीं जब वो शावर ले रहा था, और अब हारिस के इसी गरूर को वो 100 रुपए में नीलाम करके अपना बदला पूरा कर रही थी। आयजा ने अभी अगला परफ्यूम हवा में लहराया ही था और एक लड़के से 100 रुपए का नोट पकड़ने ही वाली थी कि अचानक पूरे हजूम पर एकदम हौलनाक और पुरस्रार खामोशी छा गई। जो लड़के बोलियां लगा रहे थे वो सहम कर 2 कदम पीछे हट गए और कैफे का माहौल एकदम इतना ठंडा हो गया जैसे सितंबर के महीने में दिसंबर की यकबस्ता हवा चल पड़ी हो। आयजा ने उलझन से सर उठाया और सामने का मंजर देखकर इसके हलक में थूक खुश्क हो गया। इसके हाथ में पकड़ा 100 रुपए का नोट वहीं फ्रीज हो गया। हारिस दुरानी ब्लैक कलर के चमकते हुए 3 पीस बिजनेस सूट में मलबूस, अपने चौड़े शाने ताने दोनों हाथ पतलून की जेबों में डाले इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। इसके वजीह चेहरे पर इस वक्त एक ऐसी सर्द और खौफनाक सख्ती थी कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इसकी गहरी सुरमई आंखों में आयजा के चेहरे पर जमी हुई थी जैसे वो इसे कच्चा चबा जाएगा। हारिस ने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए। इसके चमड़े के बूटों की आहट आयजा के दिल की धड़कन बनकर गूंज रही थी। आइस ने मेज पर बचे खुचे परफ्यूम के खाली डिब्बों को देखा और फिर आयजा के बिल्कुल करीब आकर इसके दुपट्टे के कोने को अपनी लरजती मगर मजबूत उंगली से हल्का सा छूते हुए नहायत धीमी, कड़कदार और सफाक आवाज में पूछा, किस किस को बेच के आई हो? आयजा ने सहम कर अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए। इसका सारा चुलबुलापन और हौसला एक पल में रफू चक्कर हो गया और वह रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। हारिस का ये जानदार और बारोब रूप इस बात का ऐलान था कि आयजा ने शेर की मूंछ को हार डाला था और अब इस नादानी का हिसाब इसे बहुत भारी कीमत देकर चुकाना पड़ने वाला था, क्योंकि हारिस की आंखें बता रही थी कि वो इस यूनिवर्सिटी में ही इसका तमाशा बनाने के लिए तैयार खड़ा था। हारिस की सर्द और कड़कदार आवाज ने आयजा के पूरे वजूद को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी तो इसकी पीठ कैफेटेरिया के इसी मेज से जा लगी जहां वो कुछ देर पहले हारिस के कीमती असासों की सेल लगाकर खड़ी थी। हारिस ने अपनी जेबों से हाथ निकाले और मेज पर पड़े इस आखिरी परफ्यूम को उठाया, जिसकी शीशी पर लगी ब्रांड की मोहर देखकर ही पता चलता था कि वो किसी आम इंसान की पहुंच से बाहर है। इसने वो शीशी आयजा की आंखों के बिल्कुल सामने लहराई। जानती हो, ये परफ्यूम 20,000 का था और वो घड़ी जो तुमने किसी तमाशाई को 500 रुपए में खैरात कर दी वो पूरे 2 लाख रुपए की थी, और तुमने इन चीजों को कौड़ियों के दाम बेच दिया। हारिस का गुस्सा इसके चेहरे की उभरी हुई रगों से साफ झलक रहा था और इसके लहजे की तपिश आयजा के गालों को जला रही थी। आयजा ने जब 2 लाख की कीमत सुनी तो इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत और खौफ से मजीद फैल गईं। इसका दिल सीने में धक धक करने लगा, मगर अपनी इसी पुरानी मिडिल क्लास और जिद्दी आदत के तहत इसने दबी जुबान से बड़बड़ाने की कोशिश की। उफ उफ, इतनी महंगी घड़ी, क्या जरूरत है ऐसी फजूल खर्ची करने की? इंसान को जमीन पर रहना चाहिए। ये देखें,
आयजा ने झटके से अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया, जिसकी कलाई पर एक इंतहाई सस्ती और चमकीली प्लास्टिक की घड़ी बंधी हुई थी। ये मैंने $1 शॉप से ली है, पूरे 200 रुपए की, और ये भी बिल्कुल वही टाइम बताती है जो आपकी 2 लाख वाली घड़ी बताती है, बल्कि इसमें तो रात को लाइट भी जलती है। आयजा की इस इंतहाई मासूम और नादान दलील पर हारिस ने बेइख्तियार अपना सर पकड़ लिया। इसका दिल चाहा कि वो इस लड़की को यही यूनिवर्सिटी के सबके सामने खड़ा करके सजा दे, लेकिन वो जानता था कि ये इसके चचा की यतीम बेटी है और इसकी इज्जत हारिस की अपनी इज्जत थी। हारिस ने गुस्से से अपना हाथ मेज पर मारा, जिससे वहां पड़े खाली डिब्बे नीचे जा गिरे। इसने झुककर अपना चेहरा आयजा के चेहरे के करीब इतना किया कि आयजा को हारिस की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी और इसका दिल नादिस्ता तौर पर तेज धड़का। तुम्हारी ये 200 रुपए वाली माइंडसेट में बहुत जल्द ठीक करूंगा। आयजा, तुमने मेरे 2,20,000 रुपए का नुकसान किया है और अब एक पाई तुम्हें मुझे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में अपने हाथों से कमा कर वापस करोगी। चलो अब गाड़ी की तरफ। हारिस ने बगैर कोई मौका दिए आयजा का बाजू कलाई से मजबूती से दबोचा और इसे खींचता हुआ पार्किंग की तरफ ले जाने लगा। आयजा ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर हारिस की गिरफ्त किसी लोहे के शिकंजे की तरह सख्त थी, जिसने आयजा को यह एहसास दिलाया कि अब इसकी जिंदगी का चुलबुला दौर खत्म हो चुका और हारिस दुरानी का सख्त तरीन हिसार इसके गिरफ्त कायम होने वाला है। हारिस जब आयजा को कलाई से दबोचे हुए अपनी चमकती हुई ब्लैक लग्जरी गाड़ी के पास लाया तो इसने एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और आयजा को अंदर जाने का इशारा किया। आयजा ने गुस्से और रोती हुई आंखों के साथ हारिस को देखा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही, छोड़े मुझे। हारिस ने अपने चेहरे पर वही सर्द और जानदार रोब बरकरार रखते हुए गाड़ी की छत पर हाथ मारा। अंदर बैठो आयजा, इससे पहले कि मेरा जब्त जवाब दे जाए और मैं सबके सामने तुम्हें उठाकर अंदर फेंक दूं। हारिस की इस कड़कदार आवाज और गुस्सेली रूप ने आयजा को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। वो पैर पटकती फ्रंट सीट पर बैठ गई और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। हारिस ने गाड़ी स्टार्ट की और यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकाली। गाड़ी के अंदर एक होलनाक खामोशी थी, मगर आयजा के दिल हारिस की जबरदस्ती पर बुरी तरह धड़क रहा था। वो समझ रही थी हारिस इसकर ले जाकर चच्ची इसकी माँ से शिकायत करेगा, मगर जब गाड़ी घर के रास्ते के बजाय हारिस दुरानी के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के सामने जाकर रुकी तो आयजा के होश उड़ गए। हारिस गाड़ी से उतरा और आयजा की तरफ का दरवाजा खोलकर इसे बाहर आने का इशारा किया। आयजा ने हारिस से इसका शानदार और फलकबोस इमारत को देखा। आप मुझे अपने ऑफिस क्यों लाए हैं? मुझे घर जाना है। हारिस ने इसका हाथ थामा और इसे अंदर लाते हुए बोला, घर अब तुम तब जाओगी जब मेरे 2,20,000 का हिसाब पूरा होगा। आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और जब तक तुम इस नुकसान की कीमत यहाँ काम करके नहीं चुकाओगी तुम्हारा यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। ऑफिस का पूरा अमला अपने सख्त मिजाज बॉस के पीछे एक आम सी लड़की को इस तरह आते देखकर हैरान था। आरस आयजा को अपने शानदार कैबिन में ले आया और फाइलों का एक बड़ा सा ढेर इसके सामने मेज पर पटक दिया। ये तमाम पिछले साल के रिकॉर्ड्स हैं, इनकी फाइलिंग करो और एक एक एंट्री कंप्यूटर में दर्ज करो। आयजा ने बेबसी से इन फाइलों को देखा। इसकी मासूमियत और नादानी अब भी इसके चेहरे पर झलक रही थी। मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे कंप्यूटर सही से चलाना नहीं आता। हारिस धीरे से चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आया। इसके वजूद से वही महंगे परफ्यूम की मर्दाना खुशबू आ रही थी, जिसने आयजा की सांसों की तरतीब को उलट पुलट कर दिया। हारिस ने मेज पर दोनों हाथ टकाकर आयजा के चेहरे पर झांका। इसकी सुरमई आंखों में इस वक्त गुस्सा कम और आयजा के लिए एक अजीब सा रोमानवी खिंचाव ज्यादा था। सीख जाओगी आयजा, जब 200 रुपए की घड़ी टाइम बता सकती है तो तुम भी ये काम कर सकती हो। अगर शाम तक ये काम ना हुआ तो मैं चची जान को बता दूंगा कि इनकी लाडली बेटी यूनिवर्सिटी में चोरियां करके सेल लगाती है। आयजा ने हारिस की इस धमकी पर गुस्से से अपने होंठ चबाए और कुर्सी पर बैठकर फाइलों को खोलने लगी, जबकि हारिस अपने घूमने वाले सोफे पर बैठकर लैपटॉप के पीछे से मुसलसल आयजा की मासूम और उलझे हुए चेहरे को देख रहा था, जहाँ इसके चेहरे की हर लकीर हारिस के दिल में मोहब्बत की एक नई दास्तान लिख रही थी। ऑफिस के इस रोमानी और साफ शिकन तनाव को गुजरे चंद दिन ही हुए थे कि दुरानी हवेली की फिजाओं में एक नया तूफान खड़ा हो गया। हारिस की वाला बेगम सुरैया दुरानी शुरू से ही एक इंतहाई मगरूर और खानदानी रोब रखने वाली खातून थी और वो हारिस की शादी अपने एक अमीर कजन शाइस्ता से करने का फैसला कर चुकी थी, जो दौलत और फैशन में इनके म्यार पर पूरा उतरती थी। इस शाम हवेली के बड़े लाउंज में खानदानी बुजुर्ग और शाइस्ता के वालिदैन इसी सिलसिले में इकट्ठे बैठे थे। जब हारिस थके हारे कदमों से अंदर दाखिल हुआ, आयजा भी सर पर दुपट्टा जमाए खामोशी से चाय की ट्रे लिए वहां आई, क्योंकि बेगम सुरैया ने जानबूझकर इसे सबके सामने एक मुलाजमा की तरह पेश करने के लिए चाय लाने का हुक्म दिया था।
شائستہ نے عائزہ کو حارث سے دیکھا اور حارث کی طرف اپنی بناوٹی مسکراہٹ اچھالی، مگر حارث کی نظریں صرف عائزہ کے اس لرزتے ہوئے وجود پر تھیں جو اس مڈل کلاس احساس سے کمتری کے بوجھ تلے دبایا جا رہا تھا۔ بیگم ثریا نے چائے کا کپ اٹھایا اور فخر سے بولی، حارث بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ ہم سب بزرگوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ اگلے مہینے تمہارا اور شائستہ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ آخر ہمارے خاندانی وقار کا بھی کوئی معیار ہے۔ حارث نے جیسے ہی اپنی ماں کی یہ بات سنی، اس کے چہرے پر روایتی دورانی خاندان کا جلال اور سختی اوت کر آئی۔ اس نے ایک نظر عائزہ پر ڈالی جو اپنی نم آنکھیں جھکائے وہاں سے جانے ہی والی تھی۔ رک جاؤ عائزہ، حارث کی کڑکدار اور جاندار آواز پورے لاؤنج میں گونجی، جس سے عائزہ کے قدم وہیں جم گئے اور سب بزرگ حیرت سے حارث کو دیکھنے لگے۔ حارث نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور صوفے سے اٹھا اور سب کے سامنے چلتا ہوا عائزہ کے بالکل قریب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ امی جان، میں اس شادی کے سخت خلاف ہوں اور میں شائستہ سے کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس خاندان کے بزرگوں کے سامنے یہ صاف اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں چچی جان کی بیٹی اپنی کزن عائزہ کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ دورانی حویلی کی اگلی بڑی بہو صرف عائزہ ہوگی۔ حارث کے اس اچانک اور دھماکے دار اعتراف نے پورے لاؤنج میں جیسے ایک قیامت برپا کر دی۔ بیگم ثریا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر نیچے گرا، جبکہ شائستہ اور اس کے گھر والے صدمے سے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ عائزہ کے ہاتھ میں پکڑی خالی ٹرے بری طرح کانپنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں نے کوئی بہت بڑا جھوٹ سنا ہو۔ وہ حارث کو ایک جلاد سمجھتی تھی جو اس کی نادانیوں کا بدلہ لے رہا تھا، مگر سب کے سامنے اس کا اس طرح ہاتھ مانگنا عائزہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ اس نے تڑپ کر حارث کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اس وقت دنیا سے لڑ جانے والا ایک سچا انسانی جذبہ اور جنون چمک رہا تھا۔ حارث نے بزرگوں کی ناگواری اور اپنی ماں کے غصے کی پرواہ کیے بغیر عائزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کا وہ پگھلا ہوا رومانس عائزہ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ اب اس مغرور نواب کے حصار سے کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ اور یہیں سے ان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوا جہاں عائزہ کے دل میں حارث کے لیے خوف اور نفرت کی ایک نئی دیوار کھڑی ہونے لگی تھی۔ حارث کے اس جاندار اور کھلے اعتراف نے دورانی حویلی کے بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بیگم ثریا غصے سے تلملا رہی تھیں، جبکہ شائستہ اور اس کے والدین اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے پیر پٹکتے ہوئے حویلی سے رخصت ہو گئے۔ لاؤنج میں اب صرف حارث، اس کے والدہ عائزہ اور عائزہ کی بیوہ ماں چچی جان رہ گئے تھے۔ عائزہ کا پورا وجود خوف اور الجھن کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو حارث دورانی 2 دن پہلے یونیورسٹی میں اس پر قہر بن کر ٹوٹا تھا، وہ آج سب کے سامنے اس کا ہاتھ کیسے مانگ سکتا ہے۔ حارث، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایک معمولی اور نادان لڑکی کے لیے تم نے دورانی خاندان کا وقار مٹی میں ملا دیا، بیگم ثریا نے چنگارتے ہوئے کہا۔ حارث نے اپنے چہرے کی سختی کو برقرار رکھتے ہوئے نہایت سکون سے جواب دیا، امی جان، عائزہ میری کزن ہے اور اس حویلی کا خون ہے۔ اسے شادی کرنا میرا آخری فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو اب کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ کہہ کر حارث نے ایک گہرا سانس لیا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے عائزہ کے مست معصوم چہرے پر ٹھہری جو آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی افسردہ خاموشی تھی۔ عائزہ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی جب اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ چچی جان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو غم کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون کے تھے۔ وہ عائزہ کے پاس بیٹھ کر بیٹھیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عائزہ میری بچی، رونا بند کرو۔ حارث نے جو فیصلہ کیا وہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ تیرے باپ کے جانے کے بعد میں روز اسی فکر میں گھلتی تھی کہ میرا کوئی سہارا نہیں، مگر حارث نے سب کے سامنے تمہارا ہاتھ مانگ کر ثابت کر دیا کہ وہ ایک سچا اور غیرت مند انسان ہے۔ عائزہ نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، آپ نہیں جانتی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ تو مجھ سے یونیورسٹی والے نقصان کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ ایک جلاد ہے، وہ مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہے۔ مگر چچی جان نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ حارث نے بزرگوں کو منا کر نکاح کی تاریخ اگلے ہی ہفتے طے کر دی تھی۔ حارث کا یہ فیصلہ جتنا اٹل تھا، عائزہ کے دل میں اس کے لیے نفرت اور خوف کی دیوار اتنی ہی اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی حارث اسے اپنی امیری اور رعب تلے دبانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ نکاح کا دن وہ بہت سادگی سے آ پہنچا۔ حویلی کو کسی بڑے فنکشن کی طرح نہیں سجایا گیا، کیونکہ بیگم ثریا اس شادی کے سخت خلاف تھیں اور انہوں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ عائزہ کے کمرے میں مولوی صاحب آئے اور جب عائزہ سے پوچھا گیا تو اس نے بوجھل دل اور لرزتی آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا۔ جیسے اس نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوئے، عائزہ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حارث دورانی کا نام جڑ گیا۔ عائزہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اپنی اسی بے بسی پر خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اب وہ اس شخص کی منقوب بن چکی جس کے سامنے جانے سے بھی اس کی جان نکلتی تھی۔ نکاح کے بعد کی یہ پہلی شام عائزہ کی زندگی کا سب سے بڑا اور کٹھن امتحان بن کر آئی۔
حارث درانی کی دولت، اس کی خاندانی نام اور اس کی امیری کے رعب سے چڑھنے والی عائزہ نے حارث کو نیچا دکھانے اور اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے ایک آخری اور انوکھی ضد کی تھی۔ اس نے حارث کے دیے ہوئے لاکھوں روپے کی قیمتی روسی جوڑے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بلکہ بازار سے خود جا کر اپنے 200 روپے والی گھڑی کی میچنگ کا ایک انتہائی سستا اور کھردرا معمولی سا لہنگا پہن کر خرید لیا۔ وہ اس وقت حارث کے شاندار اور سجے ہوئے کمرے میں پھولوں سے مہکتی شادی کی سیج پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس سستے لہنگے کی کڑھائی والے کپڑے پر گر رہے تھے اور وہ خود کو دنیا کی سب سے بے بس لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک دھیمی سی آواز کے ساتھ کھلا اور حارث درانی اس سے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے شیروانی کے بٹن کھولے اور جیسے اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی عائزہ اور اس کے اس عجیب سستے لباس پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ حارث نے اپنے ابروز کیڑے اور چند گہرے قدم اٹھاتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ عائزہ نے ڈر اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی نم آنکھیں اٹھا کر حارث کے وجیح چہرے کو دیکھا، جہاں اس وقت غصے کی بجائے ایک گہرا اور پرسکون اعتماد تھا۔ حارث نے عائزہ کے اس سستے لباس کو دیکھا، پھر دھیرے سے بیڈ پر اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کے وجود سے آنے والی وہی پرانی برانڈڈ خوشبو عائزہ کے حواسوں پر چھانے لگی۔ حارث نے نہایت نرمی سے اپنا ہاتھ عائزہ کے گال پر رکھا اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس کا یہ لمس اتنا نرم اور انسانی تھا کہ عائزہ کا دل دانستہ طور پر ایک سیکنڈ کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ ابھی آنسو کیوں نکل عائزہ؟ حارث نے نہایت دھیمے، مخمور اور رومانوی لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی خاندانی تکبر نہیں تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی کا جوڑا مہنگا ہو یا سستا؟ آخرکار اسے اتارنا ہی ہوتا ہے نا مسز حارث درانی۔ حارث کے منہ سے نکلے ان جملوں نے عائزہ کے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ بول پاتی یا پیچھے ہٹتی، حارث نے اپنا مضبوط بازو عائزہ کی پتلی کمر کے گرد ڈالا اور اسے ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ اپنے چوڑے سینے سے لگاتے ہوئے بیڈ پر پیچھے کی طرف گرا دیا۔ عائزہ کا سانس اس کے اس اچانک اور والہانہ وار پر حلق میں اٹک گیا۔ وہ حارث کے مضبوط حصار میں بری طرح مچلی۔ چھوڑیں مجھے حارث، یہ آپ کا سستا لہنگا مجھے چبھ رہا ہے، عائزہ نے تڑپ کر شکایت کی، کیونکہ اس سستے لہنگے کے موٹے ستارے اس کی نازک جلد کو زخمی کر رہے تھے۔ حارث نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں نفرت کی جگہ صرف حیا اور خوف کی سرخی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک قاتلانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چبھ رہا ہے تو ابھی نکال دیتا ہوں، حارث نے نہایت گہرے اور جنونی لہجے میں کہا، اور اس کے ہاتھ عائزہ کے بلوز کے پیچھے لگی ڈوریوں کی طرف بڑھ گئے۔ شادی کی وہ پہلی سحر انگیز رات عائزہ کے مڈل کلاس تکبر اور حارث کی پاکیزہ جنون کے درمیان ایک ایسا ریشمی پل بن گئی جس نے ان کے رشتوں کی ڈور کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ اگلی صبح جب کمرے کی ریشمی پردوں کو چیرتی ہوئی سورج کی پہلے سنہری کرن عائزہ کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلی۔ جس نے خود کو حارث کی اس مضبوط اور چوڑی باہوں کے حصار میں پایا، جہاں دنیا کا کوئی خوف اسے چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ حارث اب بھی گہری نیند میں تھا، مگر اس کے چہرے کی وہ روایتی سختی اب ایک پرسکون اور دلکش مسکراہٹ میں بدل چکی تھی، جیسے اس کائنات کی سب سے قیمتی انویسٹمنٹ مل گئی ہو۔ عائزہ نے اپنی کلائی پر بندی اسی 200 روپے والی پلاسٹک کی گھڑی کو دیکھا جس کی سوئیاں صبح کے 8 بجا رہے تھے، اور پھر اس نے حارث کے اس وجیح چہرے کو دیکھا جس نے رات اس تمام نادان گلے شکوے اپنے ہونٹوں کے لم سے مٹا دیے تھے۔ عائزہ کا دل نادستہ طور پر حارث کے اس بدلے ہوئے روپ پر پگھلنے لگا، مگر جیسے اسے حویلی کے در و دیوار اور بیگم سریا کی نفرت یاد آئی، اس کا مڈل کلاس احساس سے کمتری ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ اس نے دھیرے سے حارث کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر حارث نے نیند میں ہی اپنی گرفت اس کی کمر پر مزید سخت کر دی اور اسے اپنے وجود کے اور قریب کھینچ لیا۔ اتنی جلدی بھی کیا مسٹر مسز حارث درانی، ابھی تو ہماری محبت کی پہلی صبح کا آغاز ہے، حارث نے اپنی گہری اور مخمور آنکھیں کھولتے ہوئے نہایت دھیمے اور رومانوی لہجے میں کہا۔ اس کی آواز، اس تپش نے عائزہ کے گالوں کو حیا کی گہری سرخی سے رنگ دیا۔ عائزہ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے کاٹن کے نرم کرتے میں چھپا لیا۔ حارث چھوڑے مجھے، امی انتظار کر رہی ہوں گی اور بیگم سریا بھی ناشتہ پر آئیں گی۔ حارث نے عائزہ کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھایا اور اس کی مخملی آنکھوں میں جھانکا۔ میری ماں کا خوف اپنے دل سے نکال دو عائزہ، اب تم درانی حویلی کی عزت ہو اور میری منقوہ ہو۔ اب اگر کسی نے بھی تمہاری سادگی پر انگلی اٹھائی تو وہ حارث درانی سے لڑے گا۔ حارث کا یہ جاندار اور سچا اعتراف عائزہ کے دل کو تار چھیڑ گیا۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا کہ حارث کوئی جلاد نہیں بلکہ اس کا سچا محافظ ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں
नाश्ते के लिए आए तो मेज़ पर पहले से ही बेगम सुरैया दुरानी और चची जान मौजूद थीं। बेगम सुरैया ने आयज़ा को ऊपर से नीचे तक एक हकारत अमेज़ नज़र से देखा, क्योंकि आयज़ा ने आज बिल्कुल भी सादा और मामूली कपड़े पहन रखे थे और हाथों में कोई महंगा जेवर नहीं था। सुरैया, देखो तुम्हारी बहू का हाल, दुरानी खानदान की बहू लगती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई आम सी मुलाजमा किचन से उठकर आ गई हो। बेगम सुरैया ने चची जान को ताना देते हुए नहायत सर्द लहजे में कहा। आयज़ा के हाथ में पकड़ा पानी का गिलास लरजने लगा और उसकी आंखों में आंसू की नमी तैरने लगी। मगर इससे पहले कि वो वहां से रोती हुई भागती, हारिस ने सबके सामने नहायत मजबूती से आयज़ा का हाथ अपने हाथ में जकड़ लिया। इसे अपनी माँ की तरफ देखा और उसके चेहरे पर वही नवाबों वाला जलाल वापस आ गया। अम्मी जान, मेरी बीवी की यही सादगी और मासूमियत मेरा सबसे बड़ा गरूर है। अगर दुरानी खानदान का माया सिर्फ लाखों के कपड़ों और हीरो से नापा जाता है तो मुझे ऐसे वकार की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी नज़र में आयज़ा अनमोल है। हारिस के इस खुले और जानदार दफा ने बेगम सुरैया को लाजवाब कर दिया, जबकि आयज़ा ने फ़ख्र और मोहब्बत से अपने शोहर के चेहरे को देखा। हारिस के इस जानदार जवाब ने जहाँ बेगम सुरैया को खामोश करवा दिया, वहीं आयज़ा के दिल में इसके लिए इज्जत की एक नई और मजबूत दीवार खड़ी कर दी। नाश्ते के बाद हारिस ने आयज़ा का हाथ थामा और इसे लेकर सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। आयज़ा ने उलझन से इसे देखा। हारिस, हम अब इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? हारिस ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए इसके माथे पर एक हल्का सा लिम्स छोड़ा और मुस्कुराया। आज मैं अपनी बीवी को इसके पसंदीदा जगह लेकर जा रहा हूँ, जहाँ से इसकी सल्तनत शुरू होती है। जब गाड़ी शहर के सबसे बड़े और मशहूर शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुकी तो आयज़ा ने हारिस को देखा, मगर हारिस इसे अंदर ले जाने के बजाय मॉल के बिल्कुल सामने मौजूद इसी पुरानी और छोटी सी $1 शॉप की तरफ ले गया, जहाँ से आयज़ा अपनी सस्ती चीज़ें खरीदा करती थी। आयज़ा की आंखें खुशी और हैरत से फैल गईं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक इसकी सस्ती आदत को इतने दिल से कबूल कर रहा है। हारिस ने दुकान के अंदर जाकर आयज़ा के सामने हाथ फैलाए। लो, अब जितना दिल चाहे शॉपिंग करो। आज हारिस दुरानी तुम्हारी इस 200 रुपये वाली दुनिया को खरीदने आया है। आयज़ा ने हंसते हुए दुकान से क्लिप, सस्ती चूड़ियाँ और छोटी मोटी चीज़ें उठाना शुरू कर दी और हारिस किसी सच्चे आशिक की तरह ट्रे हाथ में लिए इसके पीछे पीछे चलता रहा। इसकी सुरमई आंखों में इस वक्त आयज़ा के लिए बेपनाह मोहब्बत और सताइश थी। जब वो शॉपिंग करके वापस हवेली पहुंचे तो माहौल एकदम बदला हुआ था। शाइस्ता लाउंज में बेगम सुरैया के साथ बैठी कोई गहरी साजिश बुन रही थी। आयज़ा जैसे ही अपने कमरे में चीज़ें रखने गई, शाइस्ता चुपके से इसके पीछे आई और इसके हाथ में एक बंद लिफाफा थमाते हुए मकाराना अंदाज में बोली, ये हारिस के ऑफिस के कुछ खुफिया कागजात हैं। हारिस ने कहा है कि इन्हें अलमारी के खुफिया खाने में छुपा दो, क्योंकि ताया जान ऑफिस का मुआयना करने वाले हैं। आयज़ा अपनी मासूमियत और नादानी में शाइस्ता की इस चाल को समझ नहीं सकी। इसने हारिस का काम समझकर वो लिफाफा हारिस के स्टडी रूम के दराज में रख दिया। वो नहीं जानती थी कि ये शाइस्ता का बुना हुआ वो होलनाक जाल था जो दुरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाला था और जिसका सारा इल्जाम आयज़ा की इसी नादानी पर आने वाला था। रात को जब हारिस घर लौटा तो इसके चेहरे पर शदीद तनाव और गुस्सा था। इसने कमरे में कदम रखते ही आयज़ा को बाजू से पकड़ा और इसकी आंखों में देखते हुए इंतहाई सर्द लहजे में पूछा, आयज़ा, तुम मेरे स्टडी रूम में गई थी? क्या तुमने मेरी मेज से वो अहम बिजनेस डील के कागजात गायब किए हैं? आयज़ा इसके इस बदले हुए और खौफनाक रूप को देखकर अंदर तक सहम गई। हारिस के इस अचानक और तपते हुए सवाल ने आयज़ा के हवास गुम कर दिए। वो घबराकर हारिस की गिरफ्त में लरजने लगी। हारिस, मैं गई थी, पर मैंने कोई कागजात गायब नहीं किए। शाइस्ता ने मुझे एक लिफाफा दिया था और कहा था आपने इसे दराज के खुफिया खाने में रखने का कहा है। आयज़ा ने रोते हुए सर उगल दिया, मगर हारिस का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सरख हो चुका था। इसने मेज पर पड़ा अपना लैपटॉप बंद किया और गहरा सांस लेकर आयज़ा को खुद से दूर किया। शाइस्ता ने दिया था? आयज़ा, तुम इतनी नादान और जाहल कैसे हो सकती हो? इन कागजात के गायब होने से दुरानी ग्रुप को 50 करोड़ का नुकसान हुआ और वो डील हमारे सबसे बड़े हरीफ के हाथ लग गई। तुम्हारी इस मिडिल क्लास नादानी और बचपने ने आज हमने सड़क पर ला खड़ा किया है। हारिस की आवाज़ की गर्ज ने आयज़ा का दिल चीर कर रख दिया। वो पहली बार हारिस को अपने नुकसान पर इस तरह तड़पते देख रही थी और अब इसे अपनी इस मासूमियत पर शदीद अफसोस और एहसास जुर्म होने लगा कि इसका बचपना इसके शोहर के लिए इतनी बड़ी बर्बादी का सबब बन गया। हारिस ने अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की, मगर इसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। इसने आयज़ा की तरफ देखे बगैर सर्द लहजे में कहा, आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी जब तक मैं इस नुकसान का हल नहीं निकाल लेता।
तुम मेरी नज़रों के सामने नहीं आओगी। इसने आयज़ा को इसी शानदार कमरे में तन्हा छोड़ दिया और खुद दरवाज़ा बाहर से बंद करके चला गया। आयज़ा बैठ के पाइंदे से लगकर फर्श पर बैठ गई और इसके आंसू इसके कुर्ते को बखोने लगे। इसे पहली बार समझ आया था कि वो हारिस से किस कदर मोहब्बत करने लगी है और इसकी एक गलती ने इनके खूबसूरत रिश्ते में कितनी बड़ी दरार डाल दी। अगली सुबह आयज़ा के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। वो रात भर बैठ के कोने में सिसकती रही थी और हारिस पूरे घर में कहीं नहीं था। वो रात भर अपने ऑफिस के बंद कैबिन में अकेला बैठा इस नुकसान को पूरा करने की तदबीरें सोचता रहा। आयज़ा ने जब अपने कमरे के आईने में अपना मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो इसके दिल में एक अनोखा और मजबूत फैसला जाग उठा। वो नादान और 200 रुपये वाली आयज़ा नहीं रहना चाहती थी, बल्कि अपने शोहर की सच्ची शरीक हयात बनकर इसकी ढाल बनना चाहती थी। इसने चुपके से कमरे की खिड़की का लॉक खोला और हवेली के गार्ड्स की नज़रों से बचती हुई पिछले रास्ते से बाहर निकल गई। इसका निशाना सीधा शाइस्ता का घर था, क्योंकि वो जानती थी कि सच्चाई सिर्फ शाइस्ता के पास मौजूद है। आयज़ा जब शाइस्ता के बंगले के पिछले दालान में पहुंची तो इसने देखा कि शाइस्ता फ़ोन पर किसी से हंसते हुए बात कर रही थी और इसके हाथ में दुरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की वही असल फाइल मौजूद थी जिस पर हारिस के दस्तखत थे। हाँ पापा, हारिस दुरानी अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका। इसकी वो मगरूर माँ अब मेरे पैरों में गिरेगी और हारिस को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। इस जाहिल आयज़ा को तो पता भी नहीं चला कि मैंने इसे कैसे इस्तेमाल किया। शाइस्ता के मुँह से निकले ये अल्फाज आयज़ा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। इसका खून उबल पड़ा और इसने बगैर किसी खौफ के दालान का शीशा के दरवाज़ा धकेल दिया और शाइस्ता के बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। शाइस्ता ने जब आयज़ा को इस तरह अपने सामने देखा तो इसके हाथ से फ़ोन छूट गया और इसका रंग उड़ गया, मगर आयज़ा ने इस बार कोई नादानी नहीं दिखाई, बल्कि बिजली सी तेज़ी से झपटकर शाइस्ता के हाथ से वो फाइल छीन ली और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में हारिस की मोहब्बत का जनून लिए कड़कदार आवाज़ में बोली, शाइस्ता, तुमने हारिस के बिजनेस पर हाथ डाला है, अब तुम देखोगी कि हारिस दुरानी की बीवी क्या कर सकती है। आयज़ा फाइल लेकर भागने लगी, मगर शाइस्ता ने पीछे से इसके बाल दबोच लिए और दोनों के दरमियान इस सैलान के फर्श पर एक शदीद तकरार और कशमकश शुरू हो गई, जहां आयज़ा अपनी जान की परवाह किए बगैर इस फाइल को अपने सीने से लगाए खड़ी थी। शाइस्ता के आलीशान बंगले के इस बंद दालान में इस वक्त एक हौलनाक जंग छिड़ चुकी थी। आयज़ा ने हारिस की इस फाइल को अपने सीने से इस तरह नीच रखा था जैसे इस कागज़ के टुकड़े में इसके सुहाग की ज़िंदगी और इसकी अपनी सांसें बंद हों। शाइस्ता अपने मकार चेहरे पर दरिंदगी लिए आयज़ा पर झपट रही थी। इसने वहशियाना अंदाज में आयज़ा के बाल दबोच कर इसे फर्श पर पटक दिया, जिससे आयज़ा के घुटने और कहनी पर गहरी चोट आई और खून की बूंदें सफ़ेद टाइलों पर बिखर गईं। मगर आयज़ा के हाथों की गिरफ्त इस फाइल पर रस्सी भर भी ढीली नहीं हुई। छोड़ो ये फाइल, तुम जैसी जाहल और गरीब लड़की की ये औकात कि तुम मेरे बाप के प्लान के बीच में आओ। मैं हारिस को सड़क पर लाकर ही दम लूंगी। शाइस्ता ने गुस्से से चंकारते हुए आयज़ा का सर फर्श पर मारने की कोशिश की, मगर आयज़ा ने अपनी पूरी ताकत समेटकर शाइज़ा को पीछे धकेला। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में आज कोई खौफ नहीं था, बल्कि हारिस की मोहब्बत का वो जुनून था जो एक कमज़ोर औरत को भी चट्टान बना देता है। शाइस्ता, हारिस मेरा शोहर है, मेरी ज़िंदगी है, इसकी बर्बादी का सोचना भी मत, आयज़ा ने तड़प कर कहा और रेंगती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। शाइस्ता ने पास पड़ा शीशे का भारी गुलदान उठाया और आयज़ा के सर पर वार करने के लिए हाथ बुलंद किया। आयज़ा ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। इसे लगा आज इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मगर इसी सेकंड दालान का बड़ा शीशे का दरवाज़ा एक हौलनाक धमाके के साथ टूटकर बिखर गया और हारिस दुरानी अपने पूरे जलाल, गुस्से और रौब के साथ अंदर दाखिल हुआ। हारिस ने जब फर्श पर खून की लकीर और शाइस्ता को आयज़ा पर गुलदान ताने देखा तो इसकी आंखें खूनख्वार भेड़ी की तरह सुर्ख हो गईं। इसने एक ही झटके में शाइस्ता के हाथ से गुलदान छीनकर दूर फेंका और इसे इतने जोर से पीछे धकेला कि वो सोफे से जा टकराई। हारिस घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। इसने लरजते हाथों से आयज़ा को उठाकर अपने सीने से लगाया। आयज़ा मेरी जान, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा हारिस आ गया। हारिस की आवाज़ में इस वक्त 50 करोड़ के नुकसान का कोई दुख नहीं था, बल्कि अपनी मासूम बीवी को इस हाल में देखने का ये सच्चा और तड़पता हुआ करब था। आयज़ा ने आस्था से आंखें खोली। इसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थीं, मगर जैसे इसने हारिस का वजी चेहरा देखा, इसे अपने लरसते हुए खून आलूद हाथों से वो फाइल हारिस के सामने कर दी। हारिस, ये ले आपकी फ़ाइल, आपका नुकसान पूरा हो गया ना। मैं जाहिल नहीं हूँ हारिस, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आयज़ा के इन टूटते हुए लफ्ज़ों और इस सच्ची कुर्बानी ने हारिस के दिल पर चाकू चला दिया। इसने फाइल को एक तरफ फेंका और आयज़ा को अपनी बाहों में उठा लिया। इसकी अपनी सुरमई आंखों से पछतावे के आंसू बह निकले कि इसने ऐसी अनमोल लड़की पर शक किया। वो आयज़ा को गोद में उठाए बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जहां इसने शाइस्ता की तरफ मुड़कर देखा। इसके लहजे की सर्दी ने फिजा को मंजमद कर दिया। शाइस्ता, मेरी बीवी के वजूद से निकलने वाले खून की एक एक बूंद का हिसाब मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ा कर लूँगा। अब दुरानी का कानून देखेगी दुनिया।
हारिस आयजा को लेकर जब वापस दुरानी हवेली पहुंचा तो लाउंज में बेगम सुरैया और चची जान पहले ही आयजा के गायब होने पर परेशान खड़ी थी। जब इन्होंने हारिस को आयजा को इस तरह जख्मी हालत में गोद में उठाए अंदर दाखिल होते देखा तो चची जान के मुंह से एक चीख निकल गई और बेगम सुरैया भी सदमे से 2 कदम पीछे हट गई। हारिस ने किसी की परवाह किए बगैर आयजा को सीधा अपने कमरे के बड़े और नरम बेड पर लिटाया। इसे फौरन फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और खुद बेड के किनारे बैठकर आयजा के जख्मों को साफ करने लगा। जब वो आयजा की कोहनी पर दवा लगा रहा था तो आयजा के मुंह से एक धीमी सी सिसकी निकली। हारिस ने तड़प कर दवा लगाना रोका और आयजा के गाल पर अपना हाथ रख दिया। मुझे माफ़ कर दो आयजा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ जो अपनी बीवी ही को पहचान नहीं सका। मैंने तुम्हारी सादगी और नादानी का मजाक उड़ाया पर तुम मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा गई। हारिस की आवाज़ भर आई और इसका वो नवाबों वाला गरूर आयजा के पैरों में ढेर हो चुका था। आयजा ने मुस्कुराकर अपना दूसरा हाथ हारिस के हाथ पर रखा। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना हारिस, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। शादी का जोड़ा सस्ता हो या महंगा पर पहनने वाले का दिल तो सच्चा होना चाहिए ना। हारिस ने आयजा के इस मासूम जुमले पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसने झुककर आयजा के माथे पर एक तवील और गहरा लिम्फ छोड़ा। अब इनके दरमियान कोई दूरी, कोई एहसास कमतरी बाकी नहीं रहा था। इसी शाम हारिस ने पुलिस को बुलाकर शाइस्ता और उसके बाप को दुरानी ग्रुप के कागजात चोरी करने और आयजा पर कातलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। बेगम सुरैया जब अपने कमरे से निकलकर हारिस के पास आई तो इनका सर भी शर्मिंदगी से झुका हुआ था। इन्होंने आयजा के पास आकर इसके सर पर हाथ रखा और अपनी पिछली तमाम ज़्यादतियों की माफ़ी मांगी, जिससे हवेली का माहौल बिल्कुल बदल गया। रात के वक्त हुआ तो हारिस कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा तोहफा था। वो आयजा के पास बेड पर बैठा इसकी कलाई से वो 200 रुपये वाली प्लास्टिक की घड़ी उतारी और आयजा ने उलझन से देखा। हारिस, ये क्यों उतार रहे हैं? हारिस ने मुस्कुराकर इस मखमली डिब्बे को खोला जिसके अंदर हीरो से जुड़ी एक बेहद कीमती और नफीस घड़ी चमक रही थी। इसने वो घड़ी आयजा की नाजुक कलाई पर बांधी और फिर इसका हाथ अपने लब्बों से लगा लिया। ये घड़ी तुम्हें हर पल यही याद दिलाएगी कि आयजा अब हारिस दुरानी का एक एक सेकंड, इसकी ज़िंदगी की एक एक एंट्री सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम हो चुकी है। तुम मेरी वो जीत हो जिस पर मुझे क़यामत तक नाज रहेगा। आयजा ने हारिस के गले में बाहें डाल दी और कमरे की धीमी रोशनी में दोनों दिल हमेशा के लिए एक दूसरे की धड़कनों का हिस्सा बन गए, जहाँ अब सिर्फ इनकी अनमोल मोहब्बत का राज था। शाइस्ता की गिरफ्तारी और हवेली में सुकून उतर आने के बाद हारिस और आयजा की ज़िंदगी में मोहब्बत का एक नया और सुनहरी दौर शुरू हो चुका था। मगर हारिस के दिल में अब भी एक खलिश बाकी थी। वो जानता था कि बेगम सुरैया की ज़िद की वजह से इनका निकाह बहुत सादगी से हुआ था और आयजा को वो मान और खुशियाँ नहीं मिल सकी थी जो हर लड़की का ख्वाब होती हैं। इसने फैसला किया कि वो आयजा के चेहरे पर हमेशा के लिए मुस्कुराहट लाने के लिए एक ऐसी यादगार तकरीब का एहतमाम करेगा जिसे पूरा शहर देखता रह जाए। अगले ही सुबह हारिस ने आयजा को बिना बताए शहर के सबसे बड़े डिज़ाइनर की हवेली बुलाया और इसके लिए खास सुर्ख रंग का शाहाना लहंगा तैयार करने का ऑर्डर दिया जिस पर सोने के तारों का नफीस काम था। आयजा जब दोपहर को कमरे में आई तो हारिस बेड पर बैठा मुस्कुरा रहा था। इसने आयजा को अपने पास बुलाया और इसे अपने सार में लेते हुए बोला, आयजा तैयार हो जाओ, अब दुरानी हवेली में हमारी शादी का असल जश्न शुरू होने वाला है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए कितनी अनमोल है। आयजा ने हैरत और शर्मिंदगी से हारिस को देखा। हारिस, अभी सबकी क्या ज़रूरत, मैं तो आपके साथ ऐसे ही बहुत खुश हूँ और वैसे भी मुझे वो महंगे कपड़े अच्छे नहीं लगते। हारिस ने इसके लबों पर अपनी उंगली रखी और इसकी आंखों में देखते हुए नहायत मखमूर और रोमानवी लहजे में कहा, मिसिस हारिस दुरानी, कि आपके शोहर की ज़िद है और इस बार आपको अपने इस सस्ते लिबास की ज़िद छोड़कर मेरे प्यार का मान रखना होगा। शादी के फंक्शन का दिन आया तो पूरी हवेली को सफ़ेद गुलाबों और मध्यम शम्मों से दुल्हन की तरह सजाया गया। शहर के तमाम बड़े बिजनेसमैन और मुअज़्ज़िज़ीन वहाँ मौजूद थे। आयजा जब वो भारी सुर्ख जोड़ा पहनकर अपने बालों का खूबसूरत जोड़ा बनाए धीमे और वक़ार से भरपूर कदम उठाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी तो हाल में मौजूद हर शख्स की नज़रें इस पर जम कर रह गईं। हारिस ब्लैक कलर के कलफ लगे कुर्ता पजामे और वास्कट में किसी शहजादे की तरह वजी लग रहा था। इसने आगे बढ़कर आयजा का हाथ थामा और सबके सामने बुलंद और जानदार आवाज़ में बोला, ये मेरी बीवी आयजा है, दुरानी खानदान का असल फ़ख्र और मेरी कायनात की वाहिद मालकन। हारिस के इस खुले एतराफ़ पर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और आयजा की आंखों में फ़ख्र के आंसू भर आए। इसे लगा इसके माजी का हर एहसास कमतरी हारिस के इस्मान के आगे ढेर हो गया। शाहाना दावत के इख्तिताम पर जब तमाम मेहमान रुखसत हो गए और पूरी हवेली पर एक पुरसुकून खामोशी छा गई तो हारिस आयजा का हाथ हमें इस हवेली की खुली छत पर ले आया जहाँ चांदनी रात का सैर अपने रूज पर था और ठंडी हवा आयजा के सुर्ख आंचल को उड़ा रही थी। आयजा ने रेलिंग के पास खड़े होकर गहरा सांस लिया। इसकी कलाई में हारिस की दी हुई हीरो की घड़ी चांद की तरह रोशन
रोशनी में चमक रही थी। हारिस धीमे कदमों चलता हुआ इसके बिल्कुल पीछे आया और बहुत प्यार से अपने मजबूत बाजू आयजा के कमर के गिर्द फैलाकर इसे अपने वजूद की मैन्युफैक्चरिंग हसार में ले लिया। आज जब तुम इन सीढ़ियों से उतर रही थी आयजा, तो मेरा दिल एक बार फिर इस तरह धड़का जैसे यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में तुम्हें पहली बार देखकर धड़का था। तुम इस सुरख जोड़े में जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौजज़ा लग रही हो। हारिस अपना चेहरा आयजा के गाल के करीब लाते हुए नहायत धीमे और जुनूनी लहजे में कहा। आयजा ने शर्माकर अपनी लंबी पलकें झुका ली और अपने लरसते हुए हाथ हारिस के चौड़े शाने पर रख दिए। आप जानते हारिस, जब मैं यूनिवर्सिटी में आपकी चीज़ें बेच रही थी तब मैं सिर्फ आपके इस तकब्बुर को तोड़ना चाहती थी। मुझे नहीं पता था आपका ये तकब्बुर मेरे लिए इतनी बड़ी पनाहगाह बन जाएगा कि मैं आपके बगैर एक पल भी जीना तसव्वुर नहीं कर सकूंगी। हारिस के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। इसने आयजा को घुमाया और इसे अपने बिल्कुल सामने करते हुए इसकी ठोड़ी को अपनी उंगली से उठाया। वो तुम्हारा बचपना था आयजा, पर इस बचपने ने मुझे जीने का मकसद दिया। अब जब तुम मुकम्मल तौर पर मेरी हो चुकी हो तो मैं ज़िंदगी के एक एक लम्हे को तुम्हारी सादगी के नाम करना चाहता हूँ। इसे अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला जिसके अंदर 200 रुपये वाले नोट की शक्ल का एक खूबसूरत सोने का ब्रेसलेट बना हुआ था। हारिस ने वो ब्रेसलेट आयजा की कलाई में पहनाते हुए शरारत से कहा, यह तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुमने भी भले मेरा 2 लाख का नुकसान किया, पर तुमने हारिस दुरानी को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया। आयजा ने हंसकर हारिस के सीने पर अपना सर टकाया और चांदनी रात के इस रोमानवी माहौल में दोनों दिल एक बार फिर हमेशा के लिए एक दूसरे की धड़कनों में गुम हो गए। जहाँ अब ना कोई दुश्मन था ना ही कोई दूरी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनका अब्दी साथ था। शादी के हसीन जश्न और चांदनी रात का खूबसूरत एतराफ़ के बाद आयजा और हारिस की ज़िंदगी अब एक ऐसे पुरसुकून रास्ते पर गामज़न थी जहाँ हर दिन मोहब्बत की एक नई दास्तान लिख रहा था। अगली सुबह जब आयजा किचन में बेगम सुरैया और अपनी माँ के साथ नाश्ता तैयार करने में मसरूफ़ थी तो इसे बार बार अपने दिल में एक अजीब सी घबराहट और हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो चाय के कप ट्रे में सजा रही थी कि अचानक इसका सर चकराया, उसके हाथ से ट्रे छूटने लगी। मगर ऐन इसी वक्त हारिस जो ऑफिस जाने के लिए नीचे उतर रहा था तेज़ी से आगे बढ़ा और आयजा को गिरने से पहले ही अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। आयजा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हारिस की आवाज़ में घबराहट साफ नजर आ रही थी। इसे आयजा के जर्द पड़ते चेहरे को देखा तो इसका दिल दहल गया। बेगम सुरैया और चची जान भी फौरन तड़प पास आई और आयजा को सोफे पर लिटाया गया। हारिस ने बगैर एक पल ज़ाया किए फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। कुछ ही देर में जब डॉक्टर ने आयजा का मुआयना करने के बाद मुस्कुराकर हारिस की तरफ देखा तो पूरे लाउंज में एक सहर अंगेज़ खामोशी छा गई। मुबारक हो हारिस साहब, बेगम आयजा, हारिस उम्मीद से हैं आप बहुत जल्द बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर के इन लफ्ज़ों ने जैसे हवेली के दो दीवार में खुशियों का एक नया तूफान बर्पा कर दिया। चची जान की आंखों से शुक्राने के आंसू बह निकले और बेगम सुरैया ने आगे बढ़कर आयजा का माथा चूमा और हारिस को गले से लगा लिया। हारिस तो जैसे अपने होश ही खो बैठा था। वो सोफे के किनारे बैठ गया और आयजा के दोनों हाथों को अपने लबों से लगाकर रोने और हंसने के मिले जुले जज्बात के साथ इसे देखने लगा। आयजा की बड़ी बड़ी आंखों में इस वक्त शर्म, हया और माँ बनने के अनमोल एहसास की चमक थी। वो अपनी कलाई पर बंधी हीरो की घड़ी और सोने के ब्रेसलेट को देख रही थी और सोच रही थी कि खुदा ने इस नादान लड़की की झोली में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत डाल दी है। रात को जब हारिस अपने कमरे में आया तो इसने आयजा को बेड पर आराम करते देखा। वो बिल्कुल धीमे कदमों से चलता हुआ इसके पास आया, उसके सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। इसे बहुत प्यार से अपना हाथ आयजा के पेट पर रखा और अपनी सुरमई आंखें आयजा की आंखों में गाड़ दी। आयजा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ देखी, बहुत से बिजनेस अंपायर खड़े किए, पर आज जो खुशी तुमने मुझे दी है इसके आगे मेरी कायनात की हर दौलत मिट्टी है। हारिस का लहजा इतना जानदार, सच्चा और अमानवी था कि आयजा ने बेख्तियार हारिस के बालों में अपनी उंगलियां फेर दी। हारिस ने आयजा को अपने सीने से लगा लिया और धीमे से बोला, अब तुम अपना और हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखोगी, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरे दुरानी खानदान के वारिस की माँ हो। आयजा ने मुस्कुराकर हारिस के चौड़े शाने पर अपना सर टका दिया और कमरे की मध्यम रोशनी में इन दोनों का ये रोमानवी हसार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और लाफानी हो गया। जहाँ अब एक नए आने वाले मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियाँ शुरू होने वाली थीं। आयजा के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद की खुशखबरी ने हारिस दुरानी की कायनात ही बदल कर रख दी। वो बिजनेसमैन जो कभी मिनटों सैकड़ों के हिसाब से ज़िंदगी जीता था अब अपना ज़्यादातर वक्त घर पर आयजा के इर्द गिर्द गुजारने लगा। आयजा की नादानियाँ अब भी वैसी ही थी, मगर अब नादानियों में एक माँ का रूप झलकने लगा जो हारिस के दिल को और भी ज़्यादा अपने शहर में जकड़ लेता। एक दोपहर हारिस ऑफिस से जल्दी घर लौट आया क्योंकि आयजा ने फ़ोन पर फरमाइश की थी कि इससे वही बचपन वाली चाट खानी है जो यूनिवर्सिटी के बाहर मिला करती थी। हारिस जब कमरे में दाखिल हुआ तो आयजा बेड पर बैठी और उनके गोलों और सलाइयों से उलझ रही थी। ऊन के इसने सफ़ेद रंग का एक मामूली सा सूट पहन रखा था और उसके बाल लापरवाही से पुष्प पर बिखरे थे। हारिस के चेहरे पर एक वालियाना मुस्कुराहट उभर आई। वो कोट उतार कर बेड के किनारे इसके बिल्कुल करीब बैठ गया। इसके वजूद से उठने वाली महंगी खुशबू ने आयजा को चौंका दिया और इसने मुस्कुराकर हारिस को देखा।
یہ کیا کر رہی ہے مسز حارث درانی؟ حارث نے اس کے ہاتھ سے اون کا گولا لیتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ عائزہ نے مان سے اپنے دونوں ہاتھ حارث کے چوڑے شانے پر رکھ دیے۔ میں اپنے آنے والے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے موزے بن رہی ہوں حارث، پر یہ اون بار بار الجھ جاتی ہے، بالکل آپ کی طرح۔ حارث نے گہرا کہکا لگایا اور عائزہ کے کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو پھیلا کر اسے اپنے وجود کے بہت قریب کھینچ لیا، جہاں عائزہ اس کے دل کی تیز دھڑکنیں صاف سن سکتی تھی۔ میں الجھا ہوا نہیں ہوں عائزہ، میں تو تمہاری اس معصوم محبت کے اثار میں ایسا بندہ ہوں کہ اب مجھے سلجھنے کی تمنا ہی نہیں۔ حارث نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا لمس چھوڑا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت اپنی بیوی کے لیے بے پناہ ستائش اور جنون تھا جو کسی بھی مہنگے دکھنے والے دل کو پگھلا سکتا تھا۔ عائزہ نے شرما کر اپنی لمبی پلکیں جھکا لی۔ اب جانتے ہیں حارث، جب میں اس یونیورسٹی میں آپ کے 20,000 کے پرفیوم 100 روپے میں بیچ رہی تھی، تب میں نے خواہ میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بدقسمتی مجھے میرے اس شوہر کے پاس لے آئے گی جو مجھے دنیا کے سامنے اپنا غرور بنا کر پیش کرے گا۔ آپ نے مجھے نیا جنم دیا ہے۔ حارث نے عائزہ کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھایا اور اس کی مکملی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت مخلص اور جاندار لہجے میں کہا، جنم تم نے مجھے دیا عائزہ۔ ان 3 سالوں میں حارث درانی صرف ایک چلتی پھرتی مشین تھا جس کے پاس دولت تو تھی پر جینے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اب تم میری زندگی میں آ گئی ہو تو میں اس کائنات کے ایک ایک لمحے کو تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے اپنی جیب سے اپنی چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا جس میں ہیرو سے جڑی ایک بے حد نفیس اور قیمتی پائل چمک رہی تھی۔ حارث نے بغیر کسی جھجک کے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ کر عائزہ کا گورا پاؤں اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ پائل اس کے پاؤں میں پہنا دی۔ حارث کا یہ بے ساختہ بہانہ انداز عائزہ کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے 2 آنسو ٹوٹ کر حارث کے ہاتھ پر گرے جنہیں حارث نے اپنے لبوں سے چون لیا، اور رات کا اندھیرا جوں گہرا ہو رہا تھا ان کے درمیان کی قربت اور رومانوی تناؤ ایک لافانی داستان کی شکل اختیار کر رہا تھا جہاں اب کوئی ماضی کا خوف نہیں تھا۔ مہینوں کا طویل سفر کٹ چکا تھا، وہ گھڑی آ پہنچی جس کا پورے درانی خاندان کو بے صبری سے انتظار تھا۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی سنسنی اور دعاگو ماحول تھا جب ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نے باہر آ کر حارث کو مطلع کیا کہ اللہ نے اسے ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ حارث کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، وہ خاموشی کی شدت سے وہیں کوریڈور میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ چچی جان اور بیگم ثریا نے روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا اور حارث کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد حارث کو عائزہ کے پرائیویٹ روم میں جانے کی اجازت ملی تو وہ دھیمے اور لرزتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ عائزہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کا چہرہ نقاہت کے باوجود ایک سحر انگیز نور سے چمک رہا تھا اور اس کے بازو میں سفید مخملی چادر میں لپٹا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا جو حارث درانی کا عکس تھا۔ حارث بالکل خاموشی سے عائزہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس عورت کے پیروں میں اپنی پوری سلطنت رکھ دے جس نے اسے باپ ہونے کا انمول احساس دیا تھا۔ عائزہ، حارث کی آواز بھر آئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بچے کو دیکھا اور پھر عائزہ کے ماتھے پر اپنی زندگی کا سب سے گہرا اور پاکیزہ لمس چھوڑا۔ عائزہ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ بچہ حارث کی گود میں دے دیا۔ دیکھیں حارث، یہ بالکل آپ جیسا دکھتا ہے، وہی ناک، وہی غسیلی آنکھیں۔ حارث نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے کان میں دھیمے سے اذان دی۔ اس منظر کو دیکھ کر کمرے میں موجود بیگم ثریا اور چچی جان بھی اپنے آنسو نہ روک سکیں۔